ज़रा मुझे कोई बता देगा कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है, ताकि। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलें, गुड हो गया ये तो कि आवाज़ आप लोगों को आ रही है, क्योंकि मैं आज एक दूसरा माइक ट्राई कर रहा हूँ। मैंने कहा चलें, आप लोगों को अगर आवाज़ का उसमें से मसला आता है तो दूसरा माइक के ऊपर। चलिए, आज कुछ छोटा सा सेशन मैंने कहा 10-15 मिनट का कर लें, क्योंकि बेसिकली मैं बिल्ड कर रहा हूँ अब टुवर्ड्स प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है। तो ईओ कावा के अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो वो भी ज़रा अटेंटिव हो जाएं, क्योंकि उनके लिए भी ये फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ है। अभी तो वो यहाँ पे नहीं पहुँचे, लेकिन ये काम आएगी। इसमें एक पोस्ट मेरे सामने खुली हुई है जो कुछ दिन पहले मैंने की थी, कुछ महीने पहले बल्कि। और वो थी अमेजॉन रिकमेंडेशंस के ऊपर। इसका हमारा टॉपिक है नोइंग योर कंपेटिटर टाइप्स। सॉरी। अच्छा, तो हमें पता ये लगाना है बेसिकली कि हमारे कंपेटिटर्स किस किस किस्म के होते हैं, और हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अभी नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे जितनी भी सेलिंग सिखाई जा रही है, वो सेलिंग अनफॉर्चुनेटली ये सिखाई जाती है कि जी बस एक अमेज़ॉन पे जाएं, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट ढूंढ लें, उस पर जो आप कोई कंपेटिटर सेलेक्ट करें, उनके उन्होंने अपने क्राइटेरियाज रखे हुए, और उसको पकड़ लें, उसी को कॉपी करना शुरू कर दें, और उसी को आप टारगेट करना शुरू कर दें। रियल वर्ल्ड सिनेरियो, बिजनेस सिनेरियो, ब्रांड बिल्डिंग सिनेरियो में ये सारी चीज़ नहीं होती। ब्रांड बिल्डिंग सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ी उसके अंदर डेप्थ ज़्यादा होती है, और पर्सपेक्टिव का फ़र्क होता है। और वो कहते हैं कि जी अगर आपने कभी भी कोई भी बिज़नेस करना है ज़िंदगी में, और उसको कामयाब बनाना है, या उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता हो कि ठीक है, आप प्रोडक्ट तो जो भी बेच रहे हैं उसके उसमें आपके कंपेटिटर हैं कौन कौन, कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आपको पूरा अदराक नहीं है, पूरी तरह से आप पिक्चर आपके सामने नहीं है कि मेरा कंपटीशन कौन है, या कौन लोग हैं जो जिनसे मैंने मुकाबला करना है, या जिनको मैंने ओवरटेक करना है, तो आप हो सकता है कि इस ब्लाइंडनेस में मारे जाएं, और सही तरह से कॉस्ट को भी कैलकुलेट ना कर पाएँ, बजट्स को ना कैलकुलेट कर पाएँ, और ना ही सही तरह से कंपटीशन का पूरी तरह से आपको एक ओवरव्यू मिले कि मुझे किन किन फ्रंट्स पे कैसे कैसे लड़ना पड़ सकता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये है प्रोडक्ट सिलेक्शन से पहले कि आपको एक बेस, ये आपकी ये आपके साथ आपके माइंड में एक सीड ये प्लांट किया जाए कि जी कंपटीशन क्या होता है, किस तरह का होता है, और वो कैसे कैसे हम उसको मैप कर सकते हैं, या उसका पता लगा सकते हैं, और फिर उसको असेस करने की कहानी तो फिर वो प्रोडक्ट के उसमें वैलिडेशन के प्रोसेस में और सारी उसमें आएगी। तो ये मैंने एक पोस्ट डाली थी कि अमेज़ॉन रिकमेंडेशन का जो एल्गोरिदम है अमेज़ॉन का, वो कैसे काम करता है। ये बहुत रेलेवेंट है, और इससे बेसिकली हम सीड कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि हम अपने कंपेटिटर्स को अमेज़ॉन के ऊपर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और किस तरह से फिर आगे लेके चलते हैं कि हमने जिसमें कंपटीशन का एनालिसिस करना होता है, कंपेटिटर्स का एनालिसिस करना होता है, और जो रियल थ्रेट्स हैं उस निच के जिसमें हम काम करने जाएंगे या जाना चाहते हैं, वो हम कैलिब्रेट कर सकें।
तो इसमें मैंने बताया ये था कि जी अमेज़ॉन के जो रिकमेंडेशंस का जो लॉगरिदम है वो कैसे काम करता है इस पोस्ट में ये था कि वो आइटम टू दो मॉडल जिसके अंदर मैंने कॉमन अप्रोचेस जो डिस्कस की थी रिकमेंडेशन के लॉगरिदम्स की, वो थी एक कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग और एक क्लस्टर मॉडल्स। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या होती है, कोलैबोरेटिंग वो इसके अंदर डिफाइन हुई है, मेरे ख्याल में उसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ बताना ये है कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि A9 जो है वो शॉपिंग बिहेवियर्स की बुनियाद पे या करेक्टरिस्टिक या फीचर्स की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे से लिंक कर देता है, कोलैबोरेट करता है। वो समझता है कि जी जो बायर, जो शॉपर जो है, अगर टिशू ले रहा है तो टिशू पेपर होल्डर भी लेगा, तो ये इनके दरमियान वो एक कनेक्शन पैदा कर देता है। और वो कनेक्शन जो है वो आइटम टू आइटम कोलैबोरेशन कहलाती है, और इसको हम कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बोलती हैं। इसके अंदर शॉपर बिहेवियर बड़ा मैटर करता है, शॉपर की अपनी हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है। और A9 का एल्गोरिदम क्योंकि आपको पता है कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, तो वो इस आइटम टू आइटम कोलैबोरेशन को बहुत एडवांस्ड वे में, बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट जो है, डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो इस्टेब्लिश करता रहता है। सबको वालेकुम सलाम। तो यहाँ से वो कॉन्सेप्ट जो है वो रूट लेता है कि कंपटीशन आपका क्या क्या है। तो पहले तो हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आइटम टू आइटम कोलैबोरेशन क्या होती है और वो कैसे फॉर्म होती है, और वो जो इंटरकनेक्टेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उनको समझना क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर हम आगे बात करेंगे कि जो कंपटीशन है, जो कंपेटिटर्स हैं, वो हम कैसे इसके अंदर से फिल्टर आउट करते हैं या पता लगाते हैं या सर्टन करते हैं कि कौन से हमारे कंपेटिटर्स हैं, और उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, और उनको हमें कैसे कैसे हैंडल करना होता है। तो अब मेरे ख्याल में ये क्लैरिटी तो आपके माइंड में आ गई होगी कि जी ऑन द बेसिस ऑफ शॉपिंग बिहेवियर, शॉपर की हिस्ट्री के ऊपर, कि वो कौन सी चीज़ें इकट्ठी खरीदता है, बाय टुगेदर, जैसे फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर होता है अमेज़ॉन में। ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ जाएगा। एक फ़र्ज़ करें, ये ब्रूम होल्डर वाली मिसाल हमने पकड़ी हुई है और हम इसी को लेकर चल रहे हैं। तो इसी की एक मैंने लिस्ट खोल के रखी है सामने, जिसके अंदर फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर जो है वो विजिबल है। ये अब ये जो जो भी बंदा जो कोई शॉपिंग कर रहा है, वो साथ में जब रूम होल्डर लेता है तो उसके साथ क्या लेता है, तो ये भी आइटम टू आइटम कोलैबोरेशन एक किस्म की है, जो कि सिग्नल अमेज़ॉन को मिला है तो अमेज़ॉन ने यहाँ लिस्ट की है। और इसी तरह से वो जो रिलेटेड आइटम्स हैं जो फ़िल्टर करके उसने कोलैबोरेशन बना के रखी हुई है, वो भी यहाँ नीचे आ रहे होते हैं लिस्ट के अंदर। और शॉपर की अपनी पास हिस्ट्री भी आ रही होती है कि उसने कौन कौन सी हिस्टोरिकली कौन कौन से प्रोडक्ट्स देखे हैं या शॉप किए हैं, जिन्होंने ये प्रोडक्ट देखा है वो और कौन कौन से प्रोडक्ट उन्होंने देखे हैं। तो ये सारी कोलैबोरेशंस हैं बेसिकली। और ये जो चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल में यो कावा में तो बात करेंगे आगे चल के, जब ये आइटम टू आइटम कोलैबोरेशन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये रैंकिंग के हवाले से भी, ये प्लेसमेंट के हवाले से भी, ये पोजीशनिंग के हवाले से भी, ऑर्गेनिक रीच बढ़ाने के हवाले से भी। तो अभी आज जो है हम, क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं है कि इसको ये फॉर्म कैसे होता है ये कोलैबोरेशन, आज हम सिर्फ इसका जो बाय प्रोडक्ट है, यानी कि ये आगे यूज़ कैसे हो रहा है या इसको हमें बेसिकली यूज़ कैसे कर सकते हैं हम शुरू में जब अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन सेलिंग का, तो उस हवाले से हम बात करें तो हम फोकस अभी फ़िलहाल इसी के ऊपर रखेंगे। सॉरी। अच्छा जी, तो ये जो कोलैबोरेशन है ना, आइटम टू आइटम कोलैबोरेशन, इसके लिए एक टूल हुआ करता था यासिफ के नाम से। वो टूल अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अमेज़ॉन ने ये आइटम टू आइटम कोलैबोरेशन की जो एपीआई था वो देना बंद कर दिया मार्च 2020 से, तो वो टूल जो है वो अब इनफेक्टिव हो गया, ख़त्म हो गया, यासिफ.com। लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर में उसकी खोल के सामने रखा हुआ है कि आपको ज़रा मैं समझा सकूँ
कि वो है क्या। ये एक वेब बना देता है, ये एसएफ जो था बना देता था, अब तो नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, आजकल बंद पड़ा हुआ है। तो ये क्या करता था कि ये एक सेंट्रल एक पॉइंट होता था, फ़र्ज़ करें कोई, अब यहाँ तो ये बुक आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ फ़र्ज़ करें आपका मेन प्रोडक्ट है, और वो जहाँ जहाँ लिंक होता था, जिस जिस तरीके से लिंक होता था, वो कोलैबोरेटिव सारे प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे आपको ये सिर्फ दिखा दिया करता था। और ये असल में वो जो आइटम टू आइटम कोलैबोरेशन है अमेज़ॉन की, उसका वो एक एपीआई के ज़रिए कॉल करता था और उसको एक विजुअल फॉर्म में आपको दिखाता था, या सिर्फ जो था। अब ये नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास इस तरह की विजुअल तो हम शायद नहीं इसको बिल्ड कर सकते, या हम बनाने बैठेंगे तो मैनुअली बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप ये अपने पेज के ऊपर या मुख्तलिफ निश के अंदर, जैसे ये आइटम्स आ रहे हैं जो रिलेटेड होते हैं, और या जो फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर में आ रहे होते हैं, ये आइटम्स सारे के सारे जो हैं, ये बेसिकली सिर्फ यहीं से लेता था और इन्हीं को जाके दिखाता था, जैसे ये फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर है, ये रिलेटेड टू दिस आइटम। तो अब वो टूल नहीं है, कोई बात नहीं, हम मैनुअल कर सकते हैं ये काम। अच्छा, ये करना क्यों ज़रूरी है, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, या सिर्फ की फंक्शनैलिटी क्या थी, लोग क्यों यूज़ करते थे इसको। अमूमी तौर पे आपको लेक्चर्स में बताया जाता है, जो लोग सिखाते हैं, मेंटरिंग करते हैं, कोर्सेज बेचते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि जी ये सिर्फ एक प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका है कि अगर आपको एक प्रोडक्ट आइडिया कोई मिल गया तो देखें उसमें से क्या है। बिल्कुल सही है, वो एक यूज़ है इसका। लेकिन जो इसका एक्चुअल पर्पज़ था ना, वो था पता लगाना कि जी एक आइडिया से, प्रोडक्ट आइडिया से फर्दर आइडियाज़ कैसे निकालते हैं, एक चीज़ फर्दर प्रोडक्ट आइडियाज़। दूसरा, जो भी आप प्रोडक्ट आइडिया पे काम करें वो कैसे दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्टेड है, फीचर्स वाइज या किस तरह की। तीसरा, आपके ब्रांड का पोटेंशियल क्या हो सकता है, आप कौन कौन सा, अगर आइडिया एक आइडिया पे काम कर रहे हैं तो अपने ब्रांड के ट्री के नीचे कौन कौन से प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आइटम टू आइटम कोलैबोरेशन का मतलब क्लोजली रिलेटेड आइटम्स होते थे। तो एक आपको वहाँ से ब्रांड का आइडिया मिलता था कि अगर ब्रांड में आपने 5 या 10 या 15 प्रोडक्ट्स लगाने हैं और किसी एक ख़ास आइडिया आपके पास है जो आप वैलिडेट कर चुके हैं, तो फ्यूचर में उसकी एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, ये ऐसे वो आपको बताता था। और एक लेसर नोन फैक्ट ये था, जिसके लिए असल में जो 6 फिगर सेलर या 7 फिगर सेलर जो जिसके लिए एस को यूज़ करते थे, वो था वो अपने कंपटीशन का पता लगाते थे। अब वो कंपटीशन का कैसे पता लगाते थे, इसके ऊपर हम आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंपेटर्स कितनी किस्म के होते हैं। कंपेटर्स होते हैं जी 3 किस्म के, ये हमेशा अपने जहन में रखें। हमें कंपेटर जो आज तक हमने पढ़ा है, सीखा है, सुना है, समझा है, वो बहुत शैलो नॉलेज है। आज जिन कंपेटर्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो एक प्रॉपर कंपेटर्स का जो टैली है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कंपेटर्स होते हैं 3 किस्म के। एक तो वो लोग होते हैं जो प्रोडक्ट आप बेच रहे होते हैं वो सेम एग्जैक्ट प्रोडक्ट, सेम एग्जैक्ट प्राइस क्वालिटी में और सेम एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस को बेच रहे होते हैं। ठीक है जी, उनको उनको कहते हैं डायरेक्ट कंपेटिटर्स। कि अगर आप एक रूम होल्डर बेच रहे हैं और आपका प्राइस ग्रुप है $18 से $20 का, इस प्राइस ग्रुप के लोगों को आप बेच रहे हैं जिनकी डेमोग्राफिक ये है कि वो $18 से $20 इस पर खर्च करना चाहते हैं रूम होल्डर के ऊपर, और वो एग्जैक्ट सेम आपके वाला प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो क्वालिटी भी वही है जो आपकी है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कंपेटिटर्स। दूसरे कंपेटिटर्स वो होते हैं जो इसी निच को 18 से 20 जो डॉलर वाला जो प्राइस ग्रुप है इसको ही बेच रहे होते हैं, लेकिन आपके वाला प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, उससे क्लोजली रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर आप रूम होल्डर बेच रहे हैं तो कोई इसी निच को, इसी इन्हीं लोगों को, इसी प्राइस ग्रुप को और इसी टारगेट ऑडियंस को ब्रूम भी बेच रहा होगा। वो जो एक रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट जो बंदा बेच रहा होता है इसी टारगेट ऑडियंस को, जो कि आपकी ऑडियंस होती है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कंपेटिटर। वो क्या होता है, वो डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा होता, लेकिन आपके और उसके दरमियान जो चीज़ कॉमनैलिटी होती है
वो ये होती है कि उसकी जो टारगेट ऑडियंस होती है उसकी डेमोग्राफिक एक होती है, उसके इंटरेस्ट एक होते हैं, उसका वो सोल्यूशन एक किस्म के ढूंढ रहे होते हैं और एक किस्म की प्राइस रेंज के अंदर ढूंढ रहे होते हैं। उनकी विलिंगनेस टू पे जो है, WTP जिसे बोलते हैं, वो विलिंगनेस टू पे जो है वो राउंड अबाउट उसी प्राइस ग्रुप में फॉल करती है जो कि आपके प्रोडक्ट की भी होती है। ये होते हैं इनडायरेक्ट कंपैरेटर। और एक तीसरा भी, एक कंपैरेटर की एक और तीसरी टाइप होती है और वो होती है फ्यूचर कंपैरेटर्स। फ्यूचर कंपैरेटर्स क्या है? फ्यूचर कंपैरेटर ये है कि एवरीबडी, every brand that is selling a broom could possibly be getting into selling a broom holder as well in the near future. हम ये एज्यूम करते हैं कि जो बंदा ब्रूम या मॉप या इस तरह की कोई चीज़ और बेच रहा है, कैबिनेट हैंगर बेच रहा है कोई, जिसमें आप ये ब्रूम या वो करते हैं, वॉल माउंटेड हैं या ओवर द डोर हैं, वो आपका फ्यूचर कंपैरेटर हो सकता है। क्योंकि इफ़ ही सेलिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू योर टारगेट ऑडियंस, वो बेसिकली इनडायरेक्ट कंपैरेटर होते हैं जो कि बेसिकली फ्यूचर कंपैरेटर भी बन सकते हैं आपके। और वो कल को आ जाएं इस निच के अंदर, यानी कि ब्रूम होल्डर वाली निच के अंदर अगर आ जाएं, तो वो आपके फ्यूचर कंपैरेटर होते हैं। अब ये तीन जो कंपैरेटर टाइप्स हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और फ्यूचर कंपैरेटर्स, हमने जब कंपटीशन को स्टडी करना होता है तो हमें ये तीनों कंपटीशन टाइप्स को स्टडी करना होता है। आज तक आपने ये सुना, समझा और देखा और पढ़ा है, या आपको बताया गया है कि कंपैरेटर एक ही होता है और वो कंपैरेटर वो होता है जिसको आप कॉपी कर रहे होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि आप एक, समझ लें कि जंगल में उतर रहे हैं और आप कह रहे हैं जी सिर्फ जंगल में जिस जानवर से डरने का जो डर है, डरने का जो ज़रूरत है वो सिर्फ शेर है। तो वहाँ पे और बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं जंगल के अंदर। मतलब वहाँ पे चीता भी हो सकता है, वहाँ पे मगरमच्छ भी हो सकता है, वहाँ पे और कोई इस किस्म के जानवर हो सकते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है। अब आपको क्या बताया जाता है कि जी भाई आप जब जंगल में जा रहे हैं तो वहाँ सिर्फ आपको एक ही चीज़ का थ्रेट है और वो है शेर। बस शेर से बच के रहें। पता लगे आप शेर से तो बचते फिर रहे हो, चीता आपको चीड़ फाड़ के खा जाए, और या फिर मगरमच्छ आपको स्नीक आउट करे आपके ऊपर और आपको वो खा जाए। तो बेहतर तरीका यह है कि आप सारे थ्रेट्स को इवेल्युएट करें। जब आप बिजनेस में गुजरे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन में आपका कंपटीशन कौन है, डायरेक्ट कंपटीशन कौन सा है, इनडायरेक्ट कंपटीशन कौन सा है, और कल को आने वाले दिनों में कौन सा इनडायरेक्ट कंपटीशन है जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। और इसके लिए ना कई टूल्स मौजूद हैं, कई टूल्स मौजूद हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इस सारे काम के लिए। एक ये यासिव एक इस किस्म का टूल था जो कि आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में एक विजुअली एक ही मिनट में बता दिया करता था कि जी फ़र्ज़ करें आप एक ख़ास जनरी की बुक बेच रहे थे, जैसे ये इसमें मैंने कहा कि ख़ास जनरी की बुक बेच रहे हैं तो उससे इंटरकनेक्टेड जो जनरीज़ हैं उसमें लोग कैसे कैसे बेच रहे हैं, वो जो है ना आपको एक विजुअली नज़र आ जाता था और आपको पता होता था कि ये लोग जो है ना ये मेरे डायरेक्ट कंपटीशन या इनडायरेक्ट कंपटीशन या फ्यूचर कंपटीशन हो सकते हैं। तो ये यासिर वेब क्योंकि ख़त्म हो गया तो ये हमारे से एक बहुत अच्छा टूल जो है वो हमारे से छिन गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अभी भी ये काम मैनुअली ना कर सकें। अब होता यह है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी इन कंपटीशन का जो हमें पता तो लग गया कि जी एक डायरेक्ट कंपटीशन होता है, एक इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है, एक फ्यूचर कंपटीशन होता है, लेकिन हम इसका यूज़ क्या करेंगे? हम मतलब इसको क्यों जानना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? जानना इसलिए ज़रूरी है कि इनकी जो ट्रैफिक होती है वो एक ही निच से जनरेट हो रही होती है, एक ही टारगेट ऑडियंस से ये ट्रैफिक ले रहे होते हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे कि ये जो एरोज हैं ये बेसिकली आपको कनेक्शन शो कर रहे हैं कि ये एक प्रोडक्ट जो है, एक बुक जो है वो कितने कितने लोगों के साथ कनेक्टेड है।
तो ये जो बुक रीडर्स हैं, ये सारे हैं तो बुक रीडर्स ही ना। ट्रैफिक कोई कोई किसी तरीके से इनसे ले रहा है, कोई किसी तरीके से ले रहा है, कोई किसी तरीके से ले रहा है, कोई अपनी जनरी के लिए ले रहा है, कोई अपनी जनरी के लिए ले रहा है। लेकिन ये हैं तो सारे बुक रीडर्स, निच तो एक ही है, टारगेट ऑडियंस बुक रीडर्स ही हैं। अब उसके अंदर ठीक है कि कुछ लोग सस्पेंस, कोई थ्रिलर, कोई नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हैं, कोई बिजनेस बुक्स पसंद करते हैं, लेकिन हैं सारे रीडर्स। तो जो ओवरऑल डेमोग्राफिक हैं, जो ओवरऑल आपकी टारगेट ऑडियंस है, उसकी कॉमनैलिटीज इतनी ज़्यादा हैं कि उन सारों को आप अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं और उनसे बिजनेस ले सकते हैं, ट्रैफिक ले सकते हैं, उनसे सेल कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट। तो आपको सेलिंग करने का जो एक हिडन तरीका है, वो अभी तक जो कि विजिबल नहीं था, वो आज के लेक्चर के बाद या आज के सेशन के बाद आपको समझ आ जाना चाहिए कि जी इसलिए हम ये कंपेटिटर को जानना चाहते हैं कि हम ये पता लगा सकें कि इसी टारगेट ऑडियंस को, जिसको हम प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं या बेचने लगे हैं या बेच रहे हैं, इनको और कौन कौन सेल कर रहा है, किस किस किस्म के प्रोडक्ट सेल कर रहा है और कैसे कैसे प्रोडक्ट सेल कर रहा है। कैसे कैसे मुराद है, किस किस तरीके से। क्या वो सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेके आ रहा है, क्या वो वेबसाइट से लेके आ रहा है, क्या वो ईमेल मार्केटिंग से लेके आ रहा है, क्या वो वीडियोस के जरिए लेके आ रहा है, क्या वो कंटेंट मार्केटिंग कर रहा है, क्या वो ब्लॉग्स के थ्रू लेके आ रहा है, क्या वो एफिलिएट्स यूज कर रहा है। मैं बार बार ये बात ग्रुप के ऊपर कह चुका हूं और आइंदा भी कहता रहूंगा, हमेशा कहता रहूंगा। ट्रैफिक, सेल्स, रिव्यूज, दिस इज द Amazon सेलिंग बॉटम लाइन। और कामयाब वो आदमी है जो सस्ता तरीन तरीका इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ सके और उसको कन्वर्ट कर सके सेल्स में। वो विनर है, वो ही कामयाब है, वो ही स्केल कर सकता है, वो ही ग्रो कर सकता है। और जब आपको यही पता ना हो कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, व्हेन यू आर अनसर्टन, व्हेन यू आर अनश्योर कि whom टू सेल, कि मैं बेचूं किसको, या पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं कि मैं किस किस को पिच कर सकता हूं ये प्रोडक्ट, या किस किस तरीके से पिच कर सकता हूं ये प्रोडक्ट, या कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं मेरे प्रोडक्ट के अंदर। जब आपको ये पूरा पूल ऑफ टारगेट ऑडियंस ही पता ना हो, तो आपकी ग्रोथ और आपके सेल करने की जो क्रिएटिविटी है वो लिमिटेड हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपके डायरेक्ट कंपेटिटर्स कौन से हैं, जो कि आप निच में कीवर्ड की बेस के ऊपर आप रैंक हुए देख रहे होते हैं, वो आपके डायरेक्ट कंपेटिटर्स होते हैं। अगर आप हाईली रेलिवेंट कीवर्ड, या जिसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं, इंटेंट का कीवर्ड कहते हैं, वो डाल के अगर सर्च करें, तो जो लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होते हैं वो आपके डायरेक्ट कंपेटिटर्स होते हैं। वो तो हमें पता ही होते हैं क्योंकि हमें सिखाया सिर्फ वही जाता है। उसमें से भी हम एक बंदा उठा लेते हैं और कहते हैं कि बस इसी की ऐसी की तैसी करनी है हमने, और हम सारे दिन रात, सुबह दोपहर शाम, हम यही चीज़, इसी को लकीर को पीटते रहते हैं कि बस ये मेरा कंपेटिटर ये कर रहा है, उसका प्रोडक्ट का पैकेजिंग ये है, उसकी शक्ल ऐसी है, उसकी पिक्चर ये लगी हुई है, उसने ये चीज़ की है, उसने ये नहीं की। हम अपनी विजन को टनल कर लेते हैं। सारे कोर्सेज हमें यही बताते हैं कि जी विजन अपने टनल कर लें, बस ये कंपेटिटर के पीछे इधर उधर भी ना देखें, वो कोपे चढ़ा लें अपने आंखों के ऊपर, जैसे वो कोल्लू के बैल के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, कि बस ये कोपे चढ़ा लें और घूमते जाएं इसी चक्की में जिसमें हम आपको घुमाना चाह रहे हैं। तो इस तरह आप टनल विजन का शिकार कर दिए जाते हैं और फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि आप उसी के पीछे पड़े रहते हैं। आप दाएं बाएं आप देखते नहीं हैं, टारगेट ऑडियंस को नहीं मैप कर रहे होते, उसको स्टडी नहीं कर रहे होते, उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, चीपेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ढूंढ रहे होते, ऑल्टरनेटिव्स नहीं ढूंढ रहे होते जिससे आप चीपेस्ट ट्रैफिक लेके आए। किसको पिच कर रहे हैं ये आपको पता नहीं होता, सिवाय उसके के बाद उस कंपेटिटर को जो आपको पता लग गया, पता लग गया। तो ये इसलिए ज़रूरी है आज का लेक्चर कि आपको पता हो कि आपका कंपेटिटर्स किस किस्म के होते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे प्रोडक्ट को बेचते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेचते हैं, कहाँ से ट्रैफिक लेके आते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, और आपकी टोटल डेमोग्राफिक क्या है आपकी टारगेट ऑडियंस की, जिसको आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अगर आप इस चीज़ का पता लगा लेना
कि मैं मेरे प्रोडक्ट के पॉसिबल बायर्स कौन कौन से हैं दुनिया में, ग्लोबल जो पूल है कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा बंदा खरीद सकता है, तो आप उस तक पहुंचने का कोई वेसल बनाएंगे, कोई चैनल बनाएंगे, कोई प्लेटफॉर्म बनाएंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कभी भी उधर तक पहुंचने की तो बहुत दूर की बात है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टनल विजन से निकलना है। आपको ये पता लगाना कि कंपटीशन कितने कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ वो सेल करते हैं, कैसे कैसे वो सेल करते हैं, और आप उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, ताकि आप वो ट्रैफिक भी लेके आ सकें जो आपको पहले पता नहीं थी, या आपका कंपेटिटर नहीं लेके आ रहा था, या आप कोई सस्ता चैनल उसके अंदर से ट्रैफिक का डेवलप कर सकें, कोई ऐसा वेसल बना सकें जिसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चीपेस्ट हो जाए, चीपेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो ये पता लगाने के लिए आपको ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि आपके कंपेटिटर्स होते कौन हैं, किस किस किस्म के होते हैं, और वो कहाँ हैंग आउट करते हैं, या उनको फाइंड कैसे करना है, और फिर उन पर ड्रिल डाउन कैसे करना है कि उनके ट्रैफिक रिसोर्सेज क्या हैं। तो ये इस वजह से ये कंपेटिटर्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं इसी पर्पज़ के लिए, जो कि ये काम करते हैं। इसको सर्च करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये यासिफ था, जो ख़त्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, इस साल मार्च तक चल रहा था, अब नहीं है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे टूल हैं, आप जाके गूगल पे सर्च करें, आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो एक काम और किया जाता है, आप ब्रांड्स कैटलॉग में घुस जाएं और देखें कौन से ब्रांड क्या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, किस निच को बेच रहे हैं। आप ब्रांड्स के राउट से भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो जाएं यासिफ के थ्रू, और बड़े तरीके हैं इसके तक पहुंचने के। तो जो ब्रांड्स आपके जैसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हों वो भी आपके डायरेक्ट कंपेटिटर हो सकते हैं, इनडायरेक्ट कंपेटिटर हो सकते हैं, या फ्यूचर कंपेटिटर्स हो सकते हैं। उन सब के ट्रैफिक को आपने एनालाइज करना है कि ये ट्रैफिक कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि वो आपकी टारगेट ऑडियंस को बेच रहे हैं, आपके वाले डेमोग्राफिक्स में बेच रहे हैं। जब आपके वाले डेमोग्राफिक्स में बेच रहे हैं, उसी प्राइस ग्रुप को बेच रहे हैं, उन्हीं लोगों को बेच रहे हैं जिनको आप बेचना चाहते हैं, तो वो जिस तरह के भी ट्रैफिक रिसोर्सेज एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो वेबसाइट ट्रैफिक्स हैं, वो एफिलिएट्स हैं, वो कोई सेल्स फनल्स लगी हुई हैं, वो कोई कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई ब्लॉग्स चला रहे हैं, कोई ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, वो सारा काम आप कर सकते हैं और अपनी ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं। जब ट्रैफिक बढ़ेगी तो पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कि आपकी सेल्स बढ़ेंगी। अगर आपकी लिस्ट अच्छी लिखी हुई होगी, कन्वर्जन उसमें ऑप्टिमाइज होगी कन्वर्जन के लिए, तो आप जब ज़्यादा लोग देखेंगे आपके प्रोडक्ट को तो ज़्यादा सेल्स मिलेंगी। जब ज़्यादा सेल्स मिलेंगी तो ज़्यादा रेवेन्यू होगा। जब ज़्यादा रेवेन्यू होगा, टर्नओवर ज़्यादा होगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आपके कैश फ्लोज बेहतर होंगे। जब आपके कैश फ्लोज बेहतर होंगे, यू वुड बी एबल टू ब्रिंग इवन मोर ट्रैफिक। प्रॉफिट आप ड्रॉ करेंगे, और इस सारे निज़ाम की जो बिल्कुल बॉटम लाइन पे जो चीज़ जिस सब पे ये बेस करती है पूरी इमारत, वो है ट्रैफिक। और वो कौन सी ट्रैफिक? चीपेस्ट ट्रैफिक, चीपेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन बार बार कुछ लोग यहाँ नए होंगे, उनको समझ नहीं आ रही होगी ये चीपेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। चीपेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि आप जो जहाँ भी सेलिंग कर रहे हों, उस पे जो आईज या आई बॉल्स आप लेके आ रहे हैं, जो प्रोबेबली आपके कस्टमर हो सकते हैं, उन पे जो एक्वायर करके उनको अपनी लिस्ट तक लाने की जो कॉस्ट है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहलाती है। और उसको चीपेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आपकी प्रोडक्ट $8 की है और $1.5 का या $2 का ऐड चल रहा है फेसबुक का आपके, तो वो ये चीपेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। या सीपीसी चल रहा है उसके ऊपर $1.25 का, तो ये भी एक चीपेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आपको इससे सस्ती डिस्ट्रीब्यूशन लेके आनी है अपनी लिस्ट के ऊपर, सस्ती आइज लेके आनी है, सस्ते में एक्वायर करके लानी है वो सेट ऑफ आइज जो आके आपकी प्रोडक्ट को देखे। तो जो बंदा जितना कम पैसे में वो सेट ऑफ आइज अपनी लिस्ट के ऊपर ला सके और जितनी ज़्यादा ला सके, वो विनर होता है।
क्योंकि वो कन्वर्जन में चेंज कर लेता है उस ट्रैफिक को। अगर उसकी लिस्ट अच्छी तरह ऑप्टिमाइज है और लोगों के कंसर्न्स को डील करती है, प्राइस ऑफर अच्छी है, तो वो उसको कन्वर्ट कर लेगा सेल्स में, और जब सेल्स होगी तो प्रॉफिट और रेवेन्यू और कैश फ्लोज, और फिर वो लाइफ लाइन आपकी चलती रहेगी। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कंपेटर्स हैं वो कौन हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बेच रहे हैं, कैसे कैसे बेच रहे हैं, ट्रैफिक कहाँ से लेके आ रहे हैं, कितने में ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, और अगर फ्यूचर में वो आपका थ्रेट हैं तो आपके पास उनका तोड़ करने के लिए नेटवर्क का पहले अगर डाटा होगा या आपने पहले काम किया होगा, चैनल डेवलप किए होंगे, तो आप उसके ऊपर उसको काउंटर कर सकेंगे ना। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मेरा कंपटीशन कौन है या कौन सा पॉसिबल कंपटीशन हो सकता है फ्यूचर में, तो अल्टीमेटली आप ब्लाइंड साइडेड होंगे और वो बंदा आएगा और एकदम आपको धड़ाम से गिरा देगा। अब ये जो पुराने जितने भी सेलर बैठे हुए होते हैं, जो ब्रांड्स बना के बैठे हैं, वो आपका क्या ख्याल है वो कैसे बड़े आराम से नए आने वाले बंदों को एक चंद दिनों के अंदर या चंद हफ्तों के अंदर वो उनको तहस नहस कर देते हैं। तो ऐसे बैठे होते हैं ना सेलर, कि आप गए, आपने बड़ा पैसा भी लगाया, आपने गिव अवे भी किया, आपने सब कुछ किया, और उसके बावजूद उनकी फुटिंग इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने वो टस से मस नहीं हुए। आपने वेलोसिटियाँ भी मैच करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, बड़ी कॉस्ट इनकर की, बहुत बहुत आपने ब्रीडिंग की, बहुत पैसा लगाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। 2-4 दिन के लिए इधर उधर दाएं बाएं हुए, तीसरे दिन फिर पता लगा जी वो ऊपर आ गए, और फिर वहीं बैठे हुए जहां आप उनको गिराने के लिए आपने दिन रात लगाई हुई थी। बैठे हुए थे आप, पैसा भी लगा रहे थे पानी की तरह, और सब कुछ कर रहे थे, लेकिन पता लगा जी उन्होंने तो मिनट नहीं लगाया, और या 2 दिन के अंदर ही आपकी सारी एफर्ट को उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया और वापस अपनी जगह रिस्टोर कर ली। वो इसलिए रिस्टोर कर लेते हैं क्योंकि उनके पास ट्रैफिक होती है। दे नो द चीपेस्ट मीन्स टू ब्रिंग इन द ट्रैफिक व्हेन दे नीड। जब उन्हें चाहिए होती है वो ट्रैफिक उठा के ले आते हैं, उठा के लाते हैं, वो कन्वर्ट होती है। जब कन्वर्ट होती है तो उनकी पहले उनकी रेटिंग्स अच्छी होती हैं, उनकी सेल्स हिस्ट्री अच्छी होती है, उनकी सीपीसी कम होती है, क्योंकि वो अच्छी कन्वर्जन हिस्ट्री लेके बैठे होते हैं। वो आपको 2 मिनट लगाते हैं हर तरफ से मार मूर के, आपको वो जिसे कहते हैं ना आपकी तसल्ली करा के आपको वापस भेज देते हैं और खुद वहीं बैठ जाते हैं। और आप देख रहे होते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ये तो बंदा टस से मस ही नहीं होता। मेरे तो जितने पैसे थे वो में 30,000 का मेरा बजट था, उसमें से 20,000 तो मैं ब्लीडिंग पे लगा चुका हूँ, अब और क्या करूँ। तो फिर क्या होता है, आप मर जाते हैं। फिर आपको मैसेज आता है या आपको कॉल आती है या आपको कहा जाता है कि भाई अब इस लिस्ट को ऑटो पे छोड़ दें, क्योंकि अब आपके पास तो पैसा ही नहीं है। तो ये जो ऑटो पे छोड़ने वाला निज़ाम है ना, ये इस वजह से पेश आता है आपको दरपेश, क्योंकि आपने अपना होमवर्क नहीं किया होता। मेरा काम यह है कि मैं आपको प्रॉपर सेलिंग सिखाऊं, और ये जो मैं सेलिंग आपको सिखा रहा हूँ जितनी मुझे आती, ये सिर्फ अमेज़ॉन सेलिंग नहीं है। जो लोग ई कॉमर्स में कुछ अरसे से हैं या काम कर रहे हैं किसी के साथ ई कॉमर्स में, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं ये ई कॉमर्स प्रिंसिपल्स हैं, रिटेल सेल के प्रिंसिपल्स हैं, ऑनलाइन सेलिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो आप कहीं भी लगा सकते हैं। आप वेबसाइट के भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपेटर्स और फ्यूचर कंपेटर्स ढूंढ सकते हैं अगर आप कोई वेबसाइट चलाते हैं, ब्लॉग ही क्यों ना हो। ये सारे कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल हैं ऑनलाइन सेलिंग में। तो मेरा काम ये होता है कि मैं आपको चीज़ें एक पर्सपेक्टिव में, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपके साथ शेयर करूं। उसमें निटी ग्रिटीज़ होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अब बात यह है कि हम आधे घंटे या घंटे के सेशन के अंदर वो सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। हम आइटम टू आइटम कोलेबरेशन पे भी हो सकता है 3 घंटे का लेक्चर लग जाए अगर हम इसको समझने या समझाने बैठ जाएं। और इसी तरह से हर जो टॉपिक को हम एक उठाएं या वर्ड उठाएं उसके ऊपर होता है हमें दिनों लग जाएं, तो हम दिन नहीं लगा सकते, हमारे पास नहीं होते दिन। तो मकसद होता है आपको फूड फॉर थॉट देना, आपको एक डायरेक्शन देना, आपको बेसिक चीज़ें फाउंडेशन स्टोन्स ले कर देना, और उसके ऊपर काम आपने करना होता है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए निकले हैं, जैसे मैं कभी निकला था। तो जो चीज़ें मैंने लर्न की अलोंग द वे,
वो जो लोग आपको भले कहते हो जी मैं हमारे से सीखा, इसने हमारे से सीखा, लेकिन जो यहाँ रहते हैं उनको पता होगा कि ये तो बातें कहीं नहीं होती। तो ये कहाँ से सीखना था इसने? तो ये सीखा हमने जहाँ से भी सीखा, यहाँ से बारल नहीं सीखा। तो अब मेरा काम यह है कि मैं वो चीज़ें आप तक ट्रांसफ़र कर दूँ। आपने अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना है और उस लर्निंग को आगे लेके जाना है और उसे अपने बिजनेस जो सिनेरियोज हैं उसके ऊपर अप्लाई करना है। और उससे जो है ना, आपने स्केल करना है अपने बिजनेसेस को। और उससे आपने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियां बेहतर बनानी है बल्कि अपने साथ लोगों को अटैच करना है, उनकी ज़िंदगियां बेहतर बनानी है। तो मेरा मेरा कोशिश ये होती है कि मैं आपके साथ ना कॉन्सेप्ट्स या आपकी टनल विजन को तोड़ूं किसी तरीके से। टनल विजन को तोड़ दूं, आपकी विजन ब्रॉड करूं, आपको चीज़ें एक नए पर्सपेक्टिव में दिखाऊं ताकि आप उस एंगल के ऊपर काम, उस डायमेंशन में काम करना सीखें और साथ साथ ग्रो करें। और चीज़ें जो हैं वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाएं जहाँ पे आप पैसा ज़ाया ना कर लें अपना। आपको पहले से सारे थ्रेट्स का पता हो, पहले से सारे चैलेंजेस का पता हो, पहले से सारे सिनेरियोज का पता हो और आप उनको काउंटर करने के लिए स्ट्रैटेजीज लेके बैठे हुए हों। प्रोडक्ट लॉन्च करना इज़ नॉन इशू। अगर अगर आप ये देखें ना, जो जिस तरह कोर्सेज आप नॉर्मली देखते पढ़ते सुनते आए हैं ग्रुप्स के अंदर, तो प्रोडक्ट लॉन्च करना तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है यार। कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्रोडक्ट लॉन्च। प्रोडक्ट को वहाँ लॉन्च करके टॉप पे ले जाना और उसको वहाँ सस्टेन कराना और उसको वहाँ से स्केल करना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को चेंज करने के एक्सपीरियंस में जो कन्वर्जन का जो प्रोसेस है, असल वो मैटर करता है। प्रोडक्ट तो आप कोई भी, आप मैं कहता हूं कि जी आप कोई प्रोडक्ट उठा के, आप बेडशीट डूवे पिलो कवर उठा के आप लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि लॉन्च करने के भी तो कई तरीके हैं ना। एक लॉन्च करने का तरीका है आप अंधे वाह पैसा लगाए जाए उसके ऊपर, जैसे कि दुनिया लगवाती है। वो कहती है ये पर आप कहते हैं कि इसका कंपटीशन 3 है, वो कहता है कोई बात नहीं 3 है, लगा दो, ये लो, ये $25,000 लगेगा, एक बार लगा दोगे देखना कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो फ्लिप हो जाएगा 30 गुना 36 गुना फैक्टर के साथ। वो भाई ये सब किताबी बातें हैं। वो 36 गुना तो जब आएगा सो आएगा। वो जो अभी 25-30 हज़ार डॉलर लगाना है, वो काम जो है वो आप अभी क्यों नहीं करते उसको सस्ता करने का? पहले दिन से उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते? पहले से स्ट्रैटेजाइज क्यों नहीं करते? जरा ज़्यादा टाइम ले लें भाई। आपने अगर 1 महीना लगाना है प्रोडक्ट की रिसर्च के ऊपर या मार्केट की रिसर्च के ऊपर या निच के एनालिसिस के ऊपर, तो नहीं यासिर बैक नहीं है अभी आफ्ताब, तो आप जो है ना उसके ऊपर 15 दिन और लगा लें यार। कुछ स्ट्रैटेजाइज कर लें, हर एंगल को कवर कर लें और उसके लिहाज से चैनल डेवलप कर लें। कल अभी एक साहब मेरे साथ आए और उन्होंने मुझे रात को कहा, बल्कि इनफैक्ट सुबह का कोई टाइम था, उन्होंने कहा कि जी ये मेरी लिस्ट है और ऐसे ऐसे इसके साथ प्रॉब्लम है, ये इस पे काम हम नहीं कर सके और ये हम किसी वजह से ये कामयाब नहीं हुआ रहा प्रोडक्ट। तो मैंने उनसे कहा अच्छा चलें आप बाकी बातें सारी छोड़ें, बाकी बातें बाद में करते हैं, मुझे ये दिखाएं आप वेबसाइट पे और आपकी जो PhDs बनी हुई हैं, कोई आखिर आपके कोई सब्सक्राइबर होंगे, कोई आपकी लिस्ट बनी हुई होगी। उन्होंने मुझे कहा कि वो जो मैंने ये वेबसाइट बनाई थी, जब इसके ऊपर हम काम करने लगे तो मुझे जो कोर्स करा रहा था उसने कहा कि नहीं ये तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो अब जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा फिर आप बेच किसे रहे हैं? उन्होंने कहा जी वो जो बेच, बस अब तो ऑटो के ऊपर लिस्ट चल रही है, वो पैसा तो बड़ा हमने उसके ऊपर लगा दिया है। तो मैंने कहा आपका कस्टमर कौन है, आप किसको बेच रहे हैं? कोई आपकी कोई PhDs पड़ी होंगी, कोई लुक अलाइक ऑडियंस होगी। वो कहा जी वो तो हमने किसी यूनिकॉर्न के अकाउंट के ऊपर चलाई और उसका हमारे पास डाटा नहीं है और वो PhD भी नहीं है हमारे पास। तो अब देखें, एक बंदा है जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर दुनिया की बड़ी बड़ी Fortune 500 कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा लगाती हैं, वो ये होता है कि जी मैंने बेचना किसको है और क्या बेचना है, इस चीज़ के ऊपर पैसा लगाती हैं। टारगेट ग्रुप्स बनाती हैं, फोकस ग्रुप्स बनाती हैं और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती हैं कि मैं, मेरा कस्टमर टारगेट ऑडियंस कौन सी है। और उस के ऊपर जितना पैसा वो लगाती है ना, उसको R&D कॉस्ट वो कहती हैं, जिसको वो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, जिसको वो आने वाले दिनों में राइट ऑफ करते हैं। और
उन साहब को पता ही नहीं था कि हम बेच किसको रहे हैं। तो जब बेचने का आपको पता ही नहीं है कि मैंने बेचना किसको है, तो आपने क्या बेचना है? या आपको ट्रैफिक सोर्स ही नहीं पता, या आपको टारगेट ऑडियंस ही नहीं पता, तो कंपैरेटर डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो या फ्यूचर हो, ये तो बड़ी दूर की कहानी है सारी। तो वही बात कि चीपेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको ट्रैफिक सोर्सेज पता होने चाहिए, और चैनल्स के लिए आप उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं, उसके ऊपर सस्ता तरीन चैनल जो होता है उसको आप स्केल करते हैं, उससे अपनी आप सेलिंग बढ़ाते हैं, ग्रोथ करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, ऊपर सस्टेन रहते हैं आप। अब जो नया बंदा आता है ना, आपने अगर उस निच के अंदर 3 महीने गुजारे हैं पिछले, और 3 महीने में आपने ये पता लगाया है कि जी सस्ता तरीन ट्रैफिक सोर्स फर्ज कर लेते हैं कि टिकटॉक है, तो वो जो नया बंदा आता है ना, उसको टिकटॉक का पता ही नहीं होता। वो तो सीधा फेसबुक एड्स लगाएगा, गिव अवे करेगा, ये करेगा, वो करेगा। आप पीछे बैठे वो लेके आ रहा होगा $1.5 में, $2 में ट्रैफिक फेसबुक एड के जरिए, आप ला रहे होंगे 25 सेंट में। तो जितने में वो एक बंदा लेके आएगा $1.5 में, आप 6 लेके आ जाएंगे। तो उसे कहेंगे आजा भाई बीट कर ले मेरी। वो 6 में से फर्ज करें आपका मिसाल के तौर पे कन्वर्जन रेट है आपका 30%, तो 2 बंदे कन्वर्ट हो गए। वो एक कन्वर्ट कर रहा है, फिल्टर करके लेके आ रहा है मैनी चैट, ये वो बकवासबाजी सारी से, फ्री गिव अवे, प्रोडक्ट भी फ्री दे रहा है। आप क्या कर रहे हैं, आप 25 सेंट और 25 सेंट, 50 सेंट, यानी मतलब आपने चले $1.5 ही लगाया, और $1.5 के अंदर आप 2 सीरीज ले ली आपने, और गिव अवे टकेगा नहीं किया, तो फिर कैसे नहीं होगी? कैसे? मैं क्यों कहता हूं कि भाई रैंकिंग हो सकती है, फॉर चीप हो सकती है, ब्लडलेस हो सकती है, मैं तो इस वजह से कहता हूं कि वो हो सकती है। अब वो लोग क्योंकि उनको पता ही नहीं होता इन चीज़ों का, तो वो आप पे मॉक करते हैं, हंसते हैं कि जी ब्लडलेस रैंकिंग तो होती कोई चीज़ नहीं, क्योंकि उनको चीज़ों का पता नहीं होता ना। उन्होंने कोर्स बनाए होते हैं, बस वो कोर्स बेचे, उन्होंने उतना पता होता है, वो उतना बेच रहे होते हैं। जब वो डीप डाउन जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई चीप चीप सेलिंग के बड़े तरीके हैं, और सबसे बड़ी रॉकेट साइंस ही यही है कि चीपेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आनी है आपके पास, वो आपने लेके आनी, वो आपके पास आ जाए तो सब कहानी सीधी हो गई। तो और वो बंदा, वो नया जो आएगा, वो $1.5 का बंदा लेके आ भी रहा हो, जिसको वो गिव अवे करके लेके आ रहा हो, तो उसकी कॉस्ट होगी $8 का प्रोडक्ट था, $1.5 ऊपर लगा दिया, $9.5 में उसने एक प्रोडक्ट बेचा, कॉस्ट किया। आपने क्या किया, आपने $1.5 लगाया, आपने भी 6 बंदे आप लाए थे, उसमें से 2 कन्वर्ट हो गए, 30% का आपका कन्वर्जन रेट था, 2 बंदे कन्वर्ट हो गए, आपने वो $1.5 भी रिकवर कर लिया प्रॉफिट्स के अंदर से, और फिर भी कुछ प्रॉफिट कमा लिया। तो आप तो नहीं मरेंगे, आपकी वेलोसिटी भी उससे डबल है, आप मरेंगे भी नहीं। वो बंदा मर जाएगा, वो ब्लीड हो रहा है, आप ब्लीड भी नहीं हो रहे, आप सिर्फ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा स्पेंड कर रहे हैं, जो कि आप उसको मसला ही क्यों नहीं। वो $9.5 लगा रहा है, आप $1.5 लगा रहे हैं, उस $1.5 के अंदर से भी आप हो सकता है वो सारे का सारे ही रिकवर कर रहे हो, या उसको रिकवर करने के बाद भी कोई 10, 20, 25, 50 सेंट फी प्रोडक्ट बचा रहे हो, सॉरी। तो उसने तो मर ही जाना है, उसको मारना क्या मुश्किल काम है उस नए बंदे को। तो अब आपको ये समझ आनी चाहिए कि अगर आप में से कोई मरता है किसी पुरानी बंदे के मुकाबले में, तो वो क्यों मर रहा होता है, वो इसी वजह से मर रहा होता है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वक्त आपको सिनेरियो, क्योंकि उसके पास चीपेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डेवलप हुए होते हैं, और आप कर रहे होते हैं $9.5 वाली स्पेंडिंग एक प्रोडक्ट को भेजने में, सेल्स वेलोसिटी बिल्ड करने के लिए। वो बेचारा कर रहा होता है, वो जो शहजादा बैठा होता है टॉप पे, वो कर रहा होता है $1.5 की स्पेंडिंग, और फ्री प्रोडक्ट भी नहीं दे रहा होता, उसमें से भी कोई ना कोई प्रॉफिट कमा रहा होता है कॉस्ट रिकवर करके भी, और उसकी सेल्स वेलोसिटी भी आपसे डबल होती है। तो अब आपने तो मरना ही मरना, क्यों ना मरे आप? क्योंकि फॉर अन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तो आप सेलिंग नहीं ना कर सकते इस तरीके की गिव अवे वाली। आपकी लिस्ट की वेलोसिटी डाउन होती है, अगला आपको कहते हैं जाओ वीवीआरओ कर दो, एसएफपी कर दो। भाई भाई जरूर करें, शौक से करें, जिसको करने का शौक है जरूर करें। हमें नहीं है शौक, मुझे तो नहीं है बिल्कुल भी शौक। मैं तो कल मेरे पास वो जो साहब आए हुए थे, मैंने उन्होंने कहा जी हम लिस्ट के ऊपर कोई एसएफपी कर दें। मैंने कहा भाई क्यों कर दें, क्यों कर दें, पैसे लगा दें। हम चैनल्स ब्लॉग के ऊपर पहले काम क्यों ना करें, किस बात की जल्दी है आपको? मैंने कहा जो बेड़ा गर्क लिस्ट का होना है वो तो हो गया, तो हम उसको पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स तो सीधे क्यों ना करें? हफ्ता 10 दिन लग जाएगा ना हमें, हम लैंडिंग पेजेस बनाएंगे, हम वेबसाइट बनाएंगे, हम और चैनल डेवलप करेंगे, टेस्टिंग दोबारा से हमें शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन हम प्रॉपर काम क्यों ना करें? वो पैसा जो हमने ब्लीड करना है वो हम इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें उन एसेट्स में जो ट्रैफिक बिल्ड करके देंगे हमें, और उधर से फिर ट्रैफिक लेके आए, और चीपेस्ट जो चैनल हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम उसके अंदर से निकालेंगे, उससे फिर हम ट्रैफिक फनल करते रहें बैठे हुए अपनी लिस्ट के ऊपर, और आराम से खेलते रहें बैठे हुए। आज आपकी 50 यूनिट की सेल है, कल 100 की हो जाएगी, 70 की हो जाएगी, 80 की हो जाएगी, 200 की हो जाएगी,
जिस तरह भी सिनेरियो जैसे जैसे डेवलप करता जाएगा, जितनी अच्छी आपने लिस्ट बनाई होगी, जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट होगा, जितनी अच्छी आपकी ऑफर होगी। तो ये आज के लेक्चर का मतमाया नज़र था, ये इसका ऑब्जेक्टिव था, रैशनल था कि आपको बताया जाए कि कंपेटर्स का जानना क्यों ज़रूरी है, और आप कंपेटर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं एक चीप डिस्ट्रीब्यूशन की, ट्रैफिक की, कन्वर्जन्स की, और फिर सस्टेन कैसे करते हैं एट द टॉप। फिर प्लस सस्टेन जब आप एक बार कर लेते हैं तो उसके बाद उसको ग्रो कैसे करते हैं, उस स्टेबिलिटी को कैश कैसे करते हैं, एक्सपेंशन कैसे लेके आते हैं, पहले उसी प्रोडक्ट में, फिर उसके साथ दूसरे प्रोडक्ट जो आइटम टू आइटम कोलेबरेटिव होते हैं उनको ऐड करके ब्रांड कैसे बिल्ड करता है। तो दिस वॉज इट। होपफुली कि लोगों को इसकी समझ आई होगी। कोई अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हैं। आई एम सॉरी अगर मैं कुछ लोगों को जवाब नहीं दे पा रहा पिछले कुछ दिनों में इसके ऊपर, ग्रुप के ऊपर। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं, मुझे जहाँ कोई आधा पौना घंटा मिलता है तो मैं आपके साथ कुछ सेशन कर लेता हूँ। मैं आजकल वो ज़रा टाइपिंग वाली साइड पे कम हूँ, क्योंकि एक तो मैं बीमार था, मैंने आपको बताया पिछले एक हफ्ते से, और कुछ मैं मसरूफ़ भी था क्योंकि नया ग्रुप, नया जो बैच है फिजिकल स्ट्रीम का, योगा का, वो आ रहा था, तो कुछ उसके मामला भी देखने थे। और अगले 3 दिन तो मैं वैसे ही उनके साथ, सबके साथ बिज़ी हूँ, योगावा के स्टूडेंट्स के साथ। तो मुझे, मेरी कोशिश ये होती है कि वैल्यू जो चल रही होती है ग्रुप के ऊपर, मैं उसको कम ना करूं। अगर मैं लोगों को जवाब नहीं दे सकता तो कम से कम लोगों के साथ जो नॉलेज शेयर है वो कम से कम चलता रहे, ताकि लोग कुछ ना कुछ सीखते रहें, और उससे फिर अपनी कुछ स्ट्रैटेजी बनाते रहें, जो सेलर्स हैं वो भी, और जो लर्न कर रहे हैं उनका भी कोई पर्सपेक्टिव बेहतर डेवलप होना शुरू हो जाए। तो दिस वॉज इट। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। कोई क्वेश्चंस हो तो बेहतर तो यह है कि इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ लें, क्योंकि नई पोस्ट मैं हो सकता ना देखूँ, ये तो मैं फिर भी देख लूँगा। ये मतलब आज मुझे मज़ीद शायद टाइम ना मिले। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।